सर इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस के प्रोसीजर वो भी दे देते हैं। आज है कोड ऑफ एथिक्स, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई, तो होपफुली आपने कोड ऑफ एथिक्स को रिवाइज किया होगा। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट अ क्वेश्चन, हमें ये पता होना चाहिए कि कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल कितने हैं, कौन कौन से? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ऐसा ही है ना? अच्छा, क्या आप वैसे ही जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि शायद मैं भूल जाऊँ थोड़ा सा, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं तो क्या वैसे ही चाहें कि खोखे पे या ढाबे पे बैठ के कोई भी बात कर सकते हैं? यानी इन एडवर्टेंट डिस्क्लोजर होना नहीं चाहिए। अच्छा, फर्म में किसी और को बता सकते हैं? फर्म में, ईवाई में, पीडब्ल्यूसी में, क्यों? हाँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने विद इन द फर्म भी उस कॉन्फिडेंशियलिटी की रिस्पेक्ट करनी है। अच्छा, आपको एक नया बंदा हायर करने वाला है, यानी फॉर एग्जांपल आप ईवाई से पीडब्ल्यूसी जा रहे हैं, तो ईवाई से पीडब्ल्यूसी जाते हुए अगर पीडब्ल्यूसी का पार्टनर आपसे इंटरव्यू में बोले आपने इस क्लाइंट पे क्या किया था, क्या इश्यूज हैं, बता सकते हो? तो इंटरव्यू है। तो अच्छा, अगर इंटरव्यू है, मैं ऐसी एक मुश्किल सिचुएशन बना रहा हूँ, अगर इंटरव्यू है और इंटरव्यू में वो आपसे पूछे तो क्या आपकी प्रोफेशनल राइट नहीं है? हाँ, रेगुलेटरी नहीं है ना, मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि सॉरी आई कैन नॉट नेम इट, बट हाँ अगर आप वैसे पूछेंगे सिचुएशन में मैं क्या करूँगा तो मैं बता सकता हूँ। तो एग्जामिनर ऐसे घुमा सकता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वो बोलेगा भाई इंटरव्यू हो रहा था, उसने बता दिया प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये मेरा प्रोफेशनल राइट है कि मुझसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो मैं बता रहा हूँ, तो भाई दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल राइट। एग्री? तो इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आपने एक जगह से इंफॉर्मेशन ली तो अपने दोस्तों यारों को बता सकते हैं? अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं सर, ये तो हो गई कॉन्फिडेंशियलिटी के पैरामीटर्स। अच्छा, पर आप पे केस हो गया और आपको कोर्ट ऑफ लॉ कह रहा है कि भाई प्रोड्यूस करो, चलें वेरी गुड। अच्छा, फिर एक और मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको ये कहा जा रहा है कि भाई आपका आई कैप आके QCR रिव्यू करेगा, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, उसमें बताना होता है। चलें एक और चीज़ बताएं, फिर हम इसी पे एक चीज़ सीखते हैं कि आप एक क्लाइंट के ऊपर न्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर हैं और प्रीडिसेसर ऑडिटर को आप खत लिखते हैं और आप कहते हैं मुझे तुम्हारे वर्किंग पेपर रिव्यू करना है, तो क्या वो प्रीडिसेसर ऑडिटर तुम्हें बताने पे पाबंद है? क्लाइंट की परमिशन के तहत, अदरवाइज वो बताने का पाबंद नहीं है। और अगर तुमसे मैं जैसे पूछूंगा वो बताएगा। अब आज आप बताएं, सही है कह रहे, बता दो आज। आप ये बताओ आज कि अगर फॉर एग्जांपल हमने खत लिखा प्रीडिसेसर ऑडिटर को, ऑनलाइन वालों आप भी बताइएगा, सही है जी, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने हमें कुछ नहीं बताया, क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने इजाजत नहीं दी, क्लाइंट ने इजाजत नहीं दी। क्या मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा? प्लीज बोलना नहीं करूंगा। वाई? लिंक करें आप, दिस इज अ स्कोप लिमिटेशन इवन बिफोर एक्सेप्टेंस। स्कोप लिमिटेशन है ये वैसे, रीजन क्योंकि आप एक्सेप्टेंस प्रोसीजर का एक बड़ा अहम किरदार है ये। लेकिन सर ये भी लिखा है कि आप बाकी चीज भी जज करेंगे और कहीं और से इंफॉर्मेशन मिल जाए। नहीं तो क्या, नहीं आप मुझे एक बात बताना, वो तो जवाब ना देना, अब वो तो मना कर रहा है स्पेसिफिकली, देन व्हाई ही इज रिफ्यूजिंग? देयर शुड बी अ वैलिड रीजन। अगर वो बोलता है ना, प्लीज सुनना फोकस के साथ, अगर वो ये बोलता है ना कि प्रीडिसेसर ऑडिटर को मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे उससे फड्डे चल रहे थे, डिस्प्यूट था, तो फिर आप देखते हैं डिस्प्यूट की वजह क्या थी, फिर आप उसकी तह तक जाते हैं कि क्या थी, क्या वो मैनेजमेंट सही कह रही है या ऑडिटर। अगर आपको वहीं भी इंटेग्रिटी पे डाउट्स आते हैं, याद है आप कहते हैं कि बिफोर यू एक्सेप्ट एनी क्लाइंट यू नीड टू जज द इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, बैकग्राउंड देखते हैं आप, क्योंकि अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट हो तो आपकी क्या एक जगह मसला होगा या हर जगह मसला होगा? हर जगह मसला होगा। तो ये दिस इज द बेसिक रिविजन जिसको हम कह रहे हैं, एग्रीड? तो हमने कॉन्फिडेंशियलिटी कह लिया। अच्छा, अब एक एक करके, आप क्या क्लाइंट के अंदर शेयर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं? पक्की बात है, आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना। अच्छा चलो एक टेक्निकल बात करते हैं, कंपनीज एक्ट के तहत क्या मैनेजर अगर शेयर्स लेके बैठा हुआ है किसी क्लाइंट में, अलाउड है? एक मिनट, लेट मी क्लियर, एक मिनट रुको, अलाउड है? मैनेजर
मैनेजर अलाउड है। अच्छा, अब मैनेजर को अलाउड है, पार्टनर को अलाउड। अच्छा, अब जब मैनेजर वाली कहानी आती है हम कोड ऑफ एथिक्स पे आ जाते हैं। हम कहते हैं उसकी पोजीशन क्या है, वो क्या काम कर रहा है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट कितना बड़ा है, सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट देखते हैं। याद आ रहा है? तो इस चीज को जरा मद्देनजर रखना। पार्टनर के लिए तो मना है, वो तो कर ही नहीं सकता। तो पहले बताओ ये बात याद समझ आती है? तो हमने ये बेसिक रिवीजन किया है जो उन बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारे केसेस हैं। एग्रीड? चलें जी, अगर आपको सामने से एम्प्लॉयमेंट ऑफर आती है, सामने से मतलब क्लाइंट से, तो क्या ये थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट है? पक्की बात है। अच्छा, इसमें इंटिमिडेशन है? इंटिमिडेशन कैसे है भाई? पहले ये बोल रहा है इंटिमिडेशन नहीं है, बताओ क्यों नहीं है? है। अब जैसे मुझ जैसे गरीब को कोई बोले कि यार आ जाओ हमारे पास जॉब करो, आपको 15 लाख रुपए देंगे, मैं तो बोलूंगा आया थैंक यू, आ रहा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, गलत। ऑफर होना ही तो एक थ्रेट है। वो बोलेगा मैं ऑफर रिवोक कर लूंगा। नहीं, सेंस ही है ये भंगी, इस सेंस में क्या मतलब? नहीं नहीं, एक मिनट, तो वो आप बात समझे ना भाई। देखें, एक क्लाइंट है, वो आपको कह रहा है कि आओ भाई मैं आपको ऑफर दे रहा हूं 15 लाख रुपए महाना, तो आप तो कुछ भी करा लोगे, मतलब एक्सेप्ट कर लोगे ना ऑफर। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास दो थ्रेड हो गए, एक तो अपना पर्सनल मफाद और दूसरा इंटिमिडेशन। इसलिए क्योंकि वो आपको थ्रेट करेगा कि ये ऑफर रिवोक हो जाएगी अगर तुमने फिर ये काम नहीं किया। तो यू विल बी सो अलाइंड टू देयर इंटरेस्ट कि आप उसकी मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट, यू विल बी टू सिंपैथेटिक टू देयर व्यूज। याद है ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि आप इतने सिंपैथेटिक हो जाएंगे। और यही अंग्रेजी आप तब लिखते हैं जब फैमिलियरिटी होती है। बात समझ आ रही है? तो दिस इज द वे वी शुड राइट। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से थ्रेड किस किस सिचुएशन में अराइज हो सकते हैं। जी, फैमिलियरिटी तो थ्रेड यही है कि आप अपनी जजमेंट कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप बायस हो जाएंगे, आप ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो जाएगी। वो तो है ही। वो तो देखो तुम दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। थ्रेड किसी प्रिंसिपल को हिट करेगा, तो आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है बच्चों कि याद रखना है कि थ्रेड कौन सा है, फिर देखना है उस थ्रेड से मेरा कौन सा प्रिंसिपल हिट हो रहा है, फिर उस थ्रेड की सिग्निफिकेंस क्या है, और क्या मैं सेफगार्ड लगा सकता हूं। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले साथ सबसे पहले थ्रेड, दूसरा वो किस प्रिंसिपल को हिट कर रहा है। यानी एक बात, जैसे इन्होंने स्पेशली जब बैच शुरू हुआ था इन्होंने सवाल पूछे थे मुझसे आके, जब मैंने पेपर भी चेक किया था, कुछ बच्चे ऐसे थे जो पेपर करके आए थे सिर्फ थ्रेड लिख के आए थे, वो थ्रेड क्यों है वाई नहीं बताया था, पेपर गॉन। आप बताएंगे ये थ्रेड है तो कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ इंटिमिडेशन थ्रेड है, जैसे ये भी कह रहा है कि मैं इसी वजह से फेल हुआ था। सुनो, इंटिमिडेशन थ्रेड है कैसे, दैट काउंटर पार्टी माइट रिवोक हिज ऑफर। समझ आ रही है? अच्छा, सेल्फ इंटरेस्ट कैसे, there is a financial interest that the person might not want to lose the job। ये लिखना है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है, ये लिख के आगे नहीं बढ़ जाना, बताना है कि वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है तो क्यों है। दिस इज द रीजन कि आपने लिखना है, और फिर आपने बताना है थ्रेड की सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा मुझे बताओ, अगर सामने से ऑफर आई है और सामने आपको एक जूनियर अकाउंटेंट की ऑफर है, क्या ये थ्रेड सिग्निफिकेंट है? सामने सीएफओ की ऑफर है, फाइनेंस मैनेजर की ऑफर है, सिग्निफिकेंट है। डायरेक्टर की मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो आपने इस तरीके से याद रखना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेड डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स, कि यहां पोजीशन क्या है, वहां पोजीशन क्या ऑफर्ड है। तो यही वाली सारी बातें, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास सीफैप 6 की तरह कोड ऑफ एथिक्स की किताब हाथ में नहीं होगी, इसलिए आपको याद करके जाना है। सीफैप 6 में हाथ में होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सीधी सी बात है वो इतनी घुमा के चीजें पूछता है कि आपको याद ही करना पड़ता है अल्टीमेटली। तो वो वहां की वहां देखेंगे, बट वी विल डेफिनेटली यूज दैट एज अ रेफरेंस पर्पस। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ऐसे ही लिखना था। अब जैसे यहाँ पे एक शेजिल भाई हैं,
वो बचपन से लीटे मारने के लिए इनको कोई मिला था, चस्सी यहाँ पे मार रहा है। अबे भाई क्या मतलब उंगलियों में क्या है तेरी यार? बचपन में अगर हाथ में सही चीज ली होती ना बेटा, हाथ लग गया तो बंगी स्क्रीन पे लग रहा है तेरा हाथ। अभी तो तुम बचपन से इतने बड़ा किया तुम्हें मैंने पाल पोस के, फिर तुम्हारी उंगलियां यहाँ स्क्रीन पे चल रही हैं भंगी। गलती से स्क्रीन पे कैसे हाथ लग गया? मतलब लिख तू कॉपी पे रहा है, स्क्रीन पे हाथ यहां मार रहा है। चलो खैर सॉरी कह दिया उसने, लग गया हाथ। चलो जी, कोई मसले वाली बात नहीं है, और प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें, हाथ आप कंट्रोल में रखें। इधर चलें, एनीवेज हल्का फुल्का आप थोड़े जोन में आए एथिक्स के। चलें जी, मैं बता रहा हूँ, मैंने सोच समझ के बनाया है, इसमें बहुत ट्रिक्स हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब रिक्वायरमेंट के, वही है कि आपने एथिक्स के खिलाफ देखना है कि कौन से थ्रेट्स हैं, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, क्या उसके सेफगार्ड्स हैं। क्या हम ये फेसबुक पे लगाएं? लगाते हैं। उमर जानी, थ्रेड के आगे कुछ लिखना भी है, क्यों है अभी तो बताया है। रखा मैंने थोड़ा सा भारी है हाँ पहला। ओके फातिमा, बट मेक इट अ लिटिल बिट प्रोफेशनल। मोहम्मद उमर गलत। हारिस भाई गलत। आगा मुर्तज़ा गलत। अहमद भाई गलत। सोचें क्या ड्राफ्टिंग की होगी मैंने सवाल की, अब तक गलत। सैफू भाई गलत। नबील अब्बास, आपने मेन क्रक्स सवाल का मिस कर दिया। आगे फायज, आगे। मोहम्मद उमर
बहुत कंसाइज और ना समझ आने वाला लिखा है। सौलिया इतना सही है जितना लिखा है, पर यू नीड टू राइट मोर। गलत सलमान भाई। मरियम गलत। मरियम गलत, दोनों गलत। मुस्तफ़ा भाई गलत। अब्दुल समद तुमने पार्शली बिल्कुल अच्छा लिखा है, वेरी गुड। जैनब जावेद आपकी हेडिंग गलत है। हाँ गलत जैनब, शुरुआत ही गलत की है। अस्मा गलत ड्राफ्टिंग। यानी अब ये देखो, मैंने जितने भी यहाँ पे चेक किए हैं, अच्छा ये चला गया यहाँ से, ओके। सो ये क्या तफरी हुई है? अब सही है? जवेरिया बिल्कुल सही लिखा है, पर पार्शली। हफ्सा पार्शली बिल्कुल सही है। हाँ जी, एक मिनट, आज हम पहले एक शुरुआत कहीं और से करेंगे। अच्छा देखो, अब ये समझ आ रही है बात कि कोड ऑफ एथिक्स में अगर आपको घुमाया जाए ना, तो वही आसानी से घूम सकते हो, और वो टेंशन भी दिख रही है आपके चेहरों पर। हाँ जी, आज सुनाएगा जानी? सुना। यानी इन्होंने लिखा है कि सिंस ऑलमोस्ट 15% ओवरऑल फी ऑफ द फर्म फ्रॉम अ सिंगल ग्रुप, नॉट अ क्लाइंट बट ग्रुप, क्योंकि पेरेंट और उसकी सब्सिडरी है। आगे वी विश नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर फर्म, द फर्म विल, वी नहीं यूज करेंगे, फर्म विल नॉट विश टू लूज द क्लाइंट बिकॉज ऑफ इट्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट। आगे बताओ। सही है, इंटिमिडेशन थ्रेट भी है इसमें, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट फीस फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट। ये वो वाला केस है कि आपकी हाईली डिपेंडेंस है ऑन अ सिंगल क्लाइंट।
अच्छा, तो सब्सिडरी का भी हमें रिस्क है, क्योंकि पेरेंट जाएगा तो वो सब्सिडरी को भी हटा सकता है ना। कैसे? होली ओन्ड और कंट्रोल है भाई, कंट्रोल है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके सारे डिसीजन कौन लेगा? पेरेंट। तो दिस इज हाउ इट इज, आपने ये देखना था। 15% ऑफ द फर्म, 15% एंड वो तो लिखा हुआ भी है ना, थ्रेशोल्ड है ना, हमने किया ना कोड ऑफ एथिक्स में कि 15% इज द थ्रेशोल्ड, कि 15% से अगर एक्सीड कर जाता है तो इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म। तो आप लूज करेंगे भाई। मुझे एक बात बताओ, आज आपको कोई बोले आपकी इनकम का 15% चला जाएगा, टोटल इनकम का, एक्सपेंसेस माइनस करके नहीं, रेवेन्यू, तो आपको हिट तो आएगी ना। तो दिस इज मटीरियल, एग्रीड? चलें जी, जी एक मिनट ना, आगे बस इतना है, ओके। अच्छा, पर आपको मैं आपकी डेफिशिएंसीज बता देता हूँ ऑनलाइन में, तो सुनिएगा साथ साथ। आपने ये नहीं लिखा कि ये थ्रेट सिग्निफिकेंट है या नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, आपने इसके मिटिगेशन फैक्टर्स नहीं लिखे, क्या आप सेफगार्ड्स क्या लगाएंगे? किसने लिखे हैं सेफगार्ड्स? याद है? यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखे, लिखे उन्होंने? चल सुना, नहीं पूरा। सही है। The significance of the threat depends upon the total number of clients of the firm and the fees charged from other clients. Safeguards reduce the number of services provided to the firm. प्रोवाइड टू द फर्म नहीं, प्रोवाइड टू द ग्रुप। ये पहले फर्म लिखा था, provided to the group and increase the number of clients. हाँ, दो तरीके हैं ना, या तो अपने क्लाइंट्स को इंक्रीज करें या तो अपनी सर्विसेज को रिड्यूस करें, दैट्स इट। तो ये दो तरीका कार है जिससे आप ये सही कर सकते हैं। अच्छा, और आगे कुछ और? अच्छा, इसमें ये भी तो है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कि जैसे ये हफ्सा लिख रही है, कंपनी फाइल्स एनुअल टैक्सेशन रिटर्न बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, इट विल क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फिर उस पे टैक्सेशन पे, टैक्सेशन पे कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने जानबूझ के लिखा। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, टैक्सेशन पे कुछ भी इसलिए नहीं है क्योंकि हम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम ही नहीं कर रहे, सेल्फ रिव्यू भी नहीं है। देखो बताता हूं क्यों। देखो क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन योर फर्म फाइल्स एन एनुअल टैक्सेशन रिटर्न फॉर बोथ कंपनीज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन वर्किंग्स प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट विच, इसकी फीस कितनी है वो कैलकुलेशन करके देता है, मैं सिर्फ पोर्टल पे लगा देता हूं। क्या मैंने कोई जिम्मेदारी ली? क्या मेरा कोई पंगा? यहां से अपेरेंटली दिख रहा है कि मेरा कोई रिस्क। देखो अगर वो कहता ना कि आप उसकी टैक्स की वर्किंग प्रिपेयर करते हैं, देन देयर इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। यहां पे आपको वो बोल रहा है ये ले पोर्टल पे चिपका दे, ये ले पोर्टल पे चिपका दे, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये ट्विस्ट है इसके अंदर। तो ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कितने लोगों ने ये गलत किया, जल्दी से, अल्लाह की कसम है तुम्हें ये बताया ना, अभी ये मजा आया। नहीं, लिस्टेड में ये वाली तो अलाउड है ना कि आप टैक्सेशन की सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप उसको फिल आउट करके ऊपर चढ़ा दे, दैट्स इट। फिर तो है ही नहीं ना, आप वर्किंग तो कर ही नहीं सकते, वो तो अलाउड ही नहीं है। नॉन लिस्टेड होती तो कर सकते थे, टीम अलग होती। बात समझ आ रही है? तो वो अलग गेम है। ये तो हमने गेम ही ऐसी बिठाई कि वर्किंग प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, ये बीच में गेम चेंज हो गई। ओके चलें, वेरी गुड। अब कोई मसला नहीं, सीखने आए थे, सीख लिया, बात समझ आ गई, फोकस होकर सोचना है, लिखना है। मैं खाली इसको रीड कर लेता हूं। देयर इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट अराइजिंग फ्रॉम अ फी डिपेंडेंसी। द फर्म में बी रिलेक्टेंट टू इशू अ मॉडिफाइड ओपिनियन या डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट, जो भी लिखो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि फर्म रिलेक्टेंस शो करेगी कि वो मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करेगी भी तो दबा देगी बात को। अच्छा भाई, इन फियर ऑफ लूजिंग अ क्लाइंट एंड इट्स फी इनकम, रिकरिंग फी अमाउंटिंग टू रुपीज 15
अच्छा, रिकरिंग फी का मतलब है ये साल बाय साल चलती रहेगी ना। फी फ्रॉम अ ऑडिट क्लाइंट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म, ताकि आपकी डिपेंडेंसी उस पर ज्यादा से ज्यादा ना हो। द टैक्स एंगेजमेंट में नॉट गिव राइज other threats such as self-review appears that the firm is not assuming, क्योंकि मैंने पता लिखा कैसे इसको, it appears, मुझे जो देख के लग रहा है कि फर्म कोई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम, मैंने कंक्लूड नहीं किया, मैंने कहा जो लिखा हुआ उससे लग रहा है मुझे कि फर्म कोई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं कर रही है। आगे, as return is being filed based on the information provided by the management. Management said arises if audit team is expected to make judgments. अगर मेरी कोई जजमेंट होती, मेरी कोई होशियारी होती, मेरी कोई खुद की मस्ती होती, तो मैं कहता कि भाई हमारा रिस्क है, हम एडवोकेसी कर रहे हैं, सेल्फ रिव्यू है। अब इस केस में तो कुछ भी नहीं है। बात समझ आती है? सेफगार्ड्स देखें, सेफगार्ड्स देखें। अच्छा भाई, मैनेजमेंट वाली बात लिखना जरूरी है, बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। भाई बताओ मुझे, आप अगर ये कंक्लूड कर रहे हो कि कोई थ्रेट नहीं है, इसका मतलब है कि आप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं कर रहे। दैट्स इट, जो बोला जा रहा है वो करके कहानी खत्म, इससे आगे आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आगे, रिड्यूस द नंबर ऑफ सर्विसेज, इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लाइंट, अपॉइंट अ रिव्यूअर, डिफरेंट टीम मेंबर्स टू परफॉर्म इवन, ये अलाउड सर्विस भी है तो भी वही मेंबर ऑफ टीम नहीं कर सकता। नहीं ना, तो एक इंडिपेंडेंट बंदा है ना, नहीं उसके होने से क्या होगा अभी बताते हैं। भाई एक आपको धमकी दे रहा है मैं हटा दूंगा, आप में स्टेटमेंट छुपाओगे, वो आएगा, वो बोलेगा भाई ये क्या कर रहा है तू यार। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा लिस्टेड कंपनी में, आई बिलीव, मैं आपको सिखाता हूं, आपने ISQM पढ़ा है, क्वालिटी कंट्रोल, ISQC में आपको पता है ना कि आपका जो रिव्यूअर है, EQR, इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर, लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट होता है, तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट तब तक साइन नहीं हो सकती जब तक वो इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू उसको रिव्यू करके अप्रूव ना करे, तो वहां पकड़े जाओगे ना, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। दैट इज द रीजन बिहाइंड के इंडिपेंडेंट रिव्यू लगाया जाता है, जिसके एंगेजमेंट से एज सच कोई ताल्लुक नहीं होता। एग्रीड? तो दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। बात समझ आती है ऑनलाइन वालों? एंगेजमेंट टीम माइट नॉट पोजेस टैक्स रिटर्न नॉलेज लीडिंग टू नॉन कंप्लायंस। अबे नहीं भाई, अच्छा वो कह रहा है एंगेजमेंट टीम के पास टैक्स रिटर्न फाइल करने की नॉलेज नहीं है और फिर भी कंपनी ने इसको रिटर्न भरने के लिए दिया हुआ है कि भाई हमें भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता, तुम ही कर लो। ऐसा तो नहीं है ना यार। अच्छा भाई, लास्ट वाला सेफगार्ड एक्सप्लेन करते हैं, कौन सा? डिफरेंट टीम मेंबर्स टू परफॉर्म डिफरेंट अलाउड सर्विसेज। भाईजान मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें नहीं जानी, जो बच्चे ऑडिट कर रहे हैं या जो टीम ऑडिट कर रही है, क्या वही टीम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी या अलग टैक्स एक्सपर्ट्स होंगे? तो टैक्स का डिपार्टमेंट होता है ना, वहां जाके मरेगी वाली सर्विस वो लोग देंगे। हम फर्म कैन बी द सेम बट पर्सन कैन नॉट बी द सेम, सिंपल। एग्रीड भाई? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैसे पता चला सर? देखें, ऐसे पता लगा, वापस आते हैं ऊपर, यहां पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, ये रहा भाई, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन वर्किंग प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। तो इससे पता क्या लग रहा है कि उसने मुझे कैलकुलेशन दी, मैंने सिर्फ अपलोड कर दी, दैट्स इट। ये मेरा काम है, रिटर्न फाइलिंग। भाई चलो एक और बात है, सुनो। अब जैसे अगर मैं टैक्स रिटर्न फाइलिंग कराता हूं, मैं खुद नहीं भरता, तो मैं अपने कंसल्टेंट को क्या करता हूं? सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन देता हूं, वो उसी इंफॉर्मेशन को प्लेस इन करता है। क्या उसका कोई रिस्क है? अच्छा, इवन जब वो रिटर्न भर रहा होता है तो मुझे फाइनल स्नैपशॉट भेजता है, भाई ये है, ये टैक्स आ रहा है, ये तुम्हारी नेट वेल्थ आ रही है, ये इनकम आ रही है, जाने दूं मैं, जाने दे। वो कहता है मैंने कोई जिम्मेदारी अज्यूम, क्योंकि वर्किंग किसने दी, डिटेल्स किसने दी? अच्छा वो बोले नहीं नहीं आप सर बेफिक्र रहें, आपकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, इनिशियल अलाउंस, रेंटल इनकम सब मैं कैलकुलेट करके आपको देता हूं। तो अब वो कह रहा है कि भाईजान अब आप होशियारी कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो इस केस में जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या इसमें कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेड है या वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड सीधी अपलोड कर रहा है? दैट्स इट, इसके आगे कुछ भी नहीं है। बात समझ आती है? चलें जी, ऑनलाइन वालों बात समझ आती है? ओके, इसमें ये बताना लाजमी था कि सेल्फ रिव्यू क्यों नहीं है। बिल्कुल, देखो भाई अगर एक चीज हिट हो रही है सवाल में तो आप ये बताएंगे ना कि इसमें सेल्फ रिव्यू क्यों नहीं है।
मतलब एक चीज़ लिखी हुई है तो वो ये चाह रहे हैं ना कि आप उस पर कोई बात करें, क्योंकि है तो वो चीज़। अब आप या तो फिर एग्जाम में ये लिख दीजिएगा आप नीचे कि भाई क्योंकि आपने मुझे घुमाने की कोशिश की, मैं घुमा नहीं तो मैं कुछ नहीं लिख रहा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ऐसा तो नहीं है ना। या तो आप बोलें कि भाई इस चीज़ में इवन दो मैं एक एडिशनल सर्विस दे रहा हूँ बट इसके अंदर कोई मेरा एडिशनल नुकसान, कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि मैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं कर रहा। सिंपल। ओके चलें, अब आ जाएं अगले स्टेज के ऊपर। ये भी बड़ा ट्रिकी है, सोच के करना। एफबी पे ये पोस्ट करूं? ओके, हाँ वहां पे आपको बाद में भी चेक होके मिल जाएगा इंशाल्लाह। यस, अगर थ्रेड नहीं है तो उसकी भी रीज़न बतानी है। अच्छा मुझे बताओ, एक आपको पूरी सिचुएशन मिले और पूरी सिचुएशन में थ्रेड ही ना हो तो क्या नहीं लिखोगे? कुछ नहीं बोलोगे? था ही नहीं तो समझ आ रही है बात? तो अगर पूरी सिचुएशन में थ्रेड नहीं हो तो क्या खाली लाइन छोड़ के आओगे खुद समझ ले? ऐसा तो नहीं है ना। तो उसमें एक्सप्लेन करोगे कि वी डोंट परसीव एनी थ्रेड, या वो थ्रेड है भी तो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आपने कंक्लूजन करके आना है। ये तब ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी पार्टनर से बात हो रही थी तो मुझे पार्टनर ऐसे ही कह रहा था मजाक में कि तुम टीचिंग कर रहे हो पर देख लेना कि पार्टनर बन के ऐसा नहीं हो तुम्हें टीचिंग स्किप करनी पड़े। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता सर, क्योंकि पार्टनरशिप के बाद वो वाले बिजनेसेस में नहीं कर सकता जो कि फर्म से कंपीटिंग है। यानी फर्म जो बिजनेस कर रही है वही मैं बिजनेस करूँ तो मैं नहीं कर सकता। तो ये भी थ्रेड आया था ना, बोला गया था ना मुझे, पर बोला गया तो मैंने उसको पे निगेट किया। तो बोल लो ये सिचुएशन आएगी, पर सिचुएशन को बताना है कि ये थ्रेड है भी या नहीं भी, और नहीं है तो क्यों नहीं है, पर ये बात बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्कशंस ऐसी होती हैं तो लिखना भी ऐसे। चलें, पार्टनर बन रही थोड़ा सा टाइम है, तैयारी है तभी तो बात हो रही है ना। आप दुआ करें इस गरीब के लिए हो जाए कुछ। आमीन इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा वो यार थैंक यू, उस दिन मैंने दुआ की रिक्वेस्ट की थी सबसे। अब एक स्टेप रह गया बस, मंडे को 3 स्टेप्स पार कर चुका हूँ मैं, एक रह गया। नहीं वो आपको इंशाल्लाह पता लगेगा, बट आप प्लीज़ दुआ करें, सिर्फ ओनली 1 स्टेप अवे। तो बस आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप दिल से दुआ करें, अम्मी को भी कहें, घर वालों को भी कहें। पर आप ट्रीट तो मैंने कभी मना ही नहीं की। उस दिन भी बच्चे आए हुए थे जो वीकेंड पे मैंने जो अपना वादा था वो पूरा किया था। बट अगेन जश्न होगा, जश्न। सही है, चलें। हिंट नहीं, पहले दुआ करें ना। आप बोलें कि यार जो उस्ताद चाह रहे हैं वो हो जाए। मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की है ना, तुम थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत कर लो यार दुआ की। पर मुझे ये पता है कि दुआ अगर तुमने की तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, सीधी सी बात है। फिर अल्लाह और हमारा मामला है। चलें बस, थैंक यू। चलें अब वापस आते हैं इसके ऊपर। सिचुएशन 2। नहीं कल मैं नहीं आ रहा CFE भाई, रेफरेंस लगवा देंगे। सोच तो भाई कि अभी भी है, पर मैं लगाता नहीं हूँ यार। मतलब ये तो तुम्हें बोलना भी नहीं चाहिए मुझे, मतलब यू आर माई स्टूडेंट्स। देखो मेरा फ्लेक्स क्या है, नहीं बात समझो ना। देखो मेरा फ्लेक्स क्या है, जब ऑडिटोरियम में सारे बच्चे की हायरिंग होती है ना, अब पूछा जाता है आपने किससे पढ़ा है ऑडिट, तो वहाँ पे एक ही नाम होता है। सही है, तो ये फ्लेक्स है। ये फ्लेक्स नहीं होना चाहिए कि यार मैं किसी की पर्ची पे आया, मैं किसी के रेफरेंस पे आया। कोई नहीं जाते फर्म में रेफरेंस पे, जो जाते हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कोई रेफरेंस पे नहीं जाता। मैं आपको कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। नहीं देखो वो सिर्फ ये पूछते हैं कि आपका मेंटोर कौन है, ये सारी चीज़ें उनको पता है, वो बाय नेम जानते हैं मुझे। सही है ना। अगर आप मेंटोर का नाम लेंगे तो सवाल भी मेंटोर वाले ही पूछेंगे आपसे। तो ये देखिएगा कि
क्या है, तू काम कर, तू कल ही मेहनत कर, बस हो जाएगा। देखो अगर आप किसी ऐसे बंदे का नाम लोगे जो कि वेल नोन है, तो फिर आपसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा ही होगी ना, तो फिर वो सवाल भी वैसे पूछे जाएंगे। दोनों अच्छी हैं। चलें एनीवेज वापस, हाँ ये कह दिए भाई। वेरी गुड अब्दुल समद। वेरी गुड अमना। गलत मोहम्मद उमर। गलत हमजा। गलत अहमद मुनीर। तहरीम गलत। सादिया गलत। तैमूर शाह गलत। फातिमा गलत। तैयबा गलत। आई एम जस्ट अमेज के अगर बंदा घुमा के पूछे तो आप जो समझते हैं ना कि 3 सिचुएशन आती है 5-5 नंबर की, तो हो गए 15। पहला भी गया, दूसरा भी गया। अलग है कोड ऑफ एथिक्स में अगर आपने पिक कर लिया ना तो फ्री का नंबर है, स्ट्रेट है। पर सब्जेक्ट टू कि आपको क्लिक हो जाए कि थ्रेड है भी या नहीं भी, हो सकता है हो सकता है ना हो। नहीं है सलीम, ये वाला केस नहीं है। मोहम्मद उमर तू कौन सा सवाल पूछा, पहले ये तो कर लेना मेरी जान। सौलिया गलत। ओके हम चेक कर लेते हैं। यार हम इसमें थोड़ी सी गलती है, मैं भी बताता हूँ कि क्या गलती है, पर वेरी वेल ट्राइड।
हमना बिल्कुल सही है, गलत फाइज, असलम भाई गलत, वेरी गुड हमजा खावर, बिल्कुल सही अब। फातिमा कहना सही चाहा आपने बट लिखा गलत है। इसने हाँ गलत, शुरुआत गलत की है। हाँ जी ये बताओ, कोड ऑफ एथिक्स देख के थोड़ी सी टेंशन हुई? नहीं हुई? बोलिए पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही हो रहा है, तो हम तो वहीं खड़े हैं। चलें, वेरी गुड, हाईली मोटिवेटिंग स्टेटमेंट। गलत, जाहिरा, हुसैन ऐसा नहीं लिखते कि नो थ्रेड्स अवेलेबल, मतलब क्या, मतलब तू रेरी भी बेच रहा है के बाद? लिखा बिल्कुल, बाकी जो आगे लिखा है तुमने वो सही है। वो आयशा ऑलरेडी पोस्टेड है वहाँ पे, या नहीं भेजा लिंक? I'll explain now, स्नेहा। जो बच्चे इंशाल्लाह बाकायदगी से सेशंस ले रहे हैं ना, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। उनको पता है कि अगर नई सिचुएशन आएगी तो टैकल कैसे करना है। गलत ही हो रहा है यहाँ पे, बट इंशाल्लाह वहाँ पे गलत, क्योंकि आप यहाँ पे सीख रहे हैं ना कि यार चलो मैंने ये गलतियाँ की हैं, मैंने ये इम्प्रूव करना है, मैंने ऐसे लिखना है, तो सही है। मैं तो आपको ये भी बताता था कि मेरे पास तो कोई गाइडेंस ही अवेलेबल नहीं थी। मैं ICAW की ना क्वार्टरली अटैम्प्ट्स होती हैं, तो मैं वो पेपर डाउनलोड करके मैंने कोई 11 अटैम्प्ट्स लिखी थी और 11 अटैम्प्ट्स गलत लिखी थी। तो सोचो मेरा मोटिवेशन लेवल क्या होगा। 12th अटैम्प्ट जब मैंने लिखना शुरू की ना, तब जाके थोड़ा सा आंसर मैच होने लगे। तो 11 अटैम्प्ट्स मैंने गलत लिखी और फिर 12th से जाके थोड़ा सा सही होने लगा और फिर आहिस्ता 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 ड्राफ्टिंग अच्छी हो गई, पूरे पास पेपर। मुझे ये भी याद था कि किस अटैम्प्ट में कौन सा सवाल है। तभी तो ICAW का किया था मैंने, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो मैंने जो थीम सीखी है ना सोचने की, तो वो वहीं से सीखी थी, करता भी खुद था ये। तो टाइम तो निकालना पड़ता है जी। सुना है भाई, सुना है, पहला आंसर। If a firm provides assistance with the preparation of financial statements of the client, then a self-review thread and advocacy thread to objectivity shall arise. सही, अब यहाँ पे एक मिनट रुकिए, हम इनको बताते हैं। इन्होंने लिखा है कि सर अगर हम उनको हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, तो उसमें जनरली सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेड आता है। आगे, As the auditors will essentially be reviewing their own work and may not critically review it due to conflict of interest. ओके, यानी आप कह रही हैं कि क्योंकि हमने ही उसको ये काम करके दिया, तो मैं अपने काम को सही तरीके से रिव्यू नहीं करूँगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ या सेल्फ रिव्यू जगह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आगे, Further, the firm may promote incorrect accounting treatment of the individuals providing assistance. अच्छा, आपने कहा कि भाई हम जो है इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट कर देंगे। अच्छा, जबकि आप पूरे सवाल को रीड करें, हमने कहीं इनकरेक्ट अकाउंटिंग की बात नहीं की। नहीं तो मैं तो है ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। देखो उसने बोला प्रिपरेशन ड्यूरिंग द ऑडिट प्रेजेंटेशन सजेशंस रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स वर मेड। अब देखो होता क्या है, होता ही है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपको क्लाइंट FS बना के देता है ना, तो वो नंबर्स तो सही करता है,
प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो ख़राब करके देता है, डिस्क्लोजर सही नहीं बने हुए होते, आगे पीछे हुए होते, मैच नहीं हो रहे होते, तो उसके लिए हम सजेशन देते हैं कि यार इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, और देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड दो सजेशंस वर इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर रिव्यू ऑफ डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स इन द मैनेजमेंट। यानी उसने मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, जो डेजिग्नेटेड बंदा है पहले उसने देखा, उसको अप्रूव किया, फिर गया। यानी यहां पे भी मैंने मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अज्यूम नहीं की, तो आई एम नॉट हेल्पिंग हिम टू प्रिपेयर द एफएस, आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि भाई ये है। और ये आपको याद होना चाहिए कि जब आप हेल्प करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एफएस में और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑडिट होता है, तो वो सेल्फ रिव्यू सेट जनरली क्रिएट नहीं करता। पूरा गलत, पूरा गलत। एक मिनट, हाँ जी, कितने लोग हैं जिन्होंने गलत लिखा है? जानी जल्दी बताओ, यहां पे बताओ कितने लोगों ने गलत लिखा। नहीं आएगा ना, देखो क्या कह रहे हैं, रीड कर लेते हैं। वो कह रहा है लिखा ही नहीं है बंगी इधर। चलो जी देख लेते हैं, एक मैं खाली रीड कर रहा हूं मैं, फिर सुनते हैं आपका मैं सवाल का जवाब। अली लिमिटेड इज अ स्पेशलिस्ट साइंटिफिक रिसर्च कंपनी। Its directors have requested that your firm accept an engagement to audit Ali Limited financial statement for the year ending 31 March 2018. Ali Limited recently submitted loan application at its bank, requires a copy of auditor's report. एक बच्चे ने पता है क्या लिखा था कि हम ये ऑडिट रिपोर्ट बैंक को एड्रेस नहीं कर सकते। भाई यहाँ पे एड्रेस वो कर ही नहीं रहा, वो कह रहा है जो आपको ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी हमारे मुंह पे मार देना, तो यहाँ पे ये लिखने का तुक ही नहीं बनता। आगे, वेदर टू प्रोवाइड द लोन, अली लिमिटेड। अच्छा अब प्लीज सुनना, बातें नहीं, बड़ी अहम बातें बता रहा हूँ, इधर मिक्स होकर सवाल आ गया ना दिमाग घुमा देगा, बातें नहीं, बिल्कुल सुनो इधर। अगर ये सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स का सवाल नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ कि इस पर क्या क्या अप्लाई होता, फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता। अगर सिर्फ नीचे ये लिख दूं ना कि व्हाट विल बी द ऑडिटर कंसिडरेशंस, तो एथिकल कंसिडरेशंस अलग होती, फ्रॉड रिस्क कंसिडरेशंस। तो सवाल की रिक्वायरमेंट को इंसानों की तरह रीड करना। अभी सवाल महदूद था, लिमिटेड था कहां तक? कोड ऑफ एथिक्स तक। अगर मैं आपको ये लिख के देता ना कि आप ये बताएं कि ऑडिटर की कंसिडरेशंस क्या होंगे इन अबव सिचुएशन, देन कंसिडरेशंस इंक्लूड फ्रॉड एज वेल। पहले बताओ बात समझ आ रही है? क्योंकि अच्छा फ्रॉड इसलिए होगा क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है, प्रेशर है, लोन तो है तो वो प्रेशर है ना, वो लोन के लिए प्रेशर है कि उसको अच्छे रिजल्ट्स दिखाने हैं तभी वो मिलेगा, देयर इज अ प्रेशर। बात समझ आ रही है? चलें जी, तो लोन के लिए उसके बाद प्रेशर होगा। फातिमा कह रही है व्हाट वुड बी द फ्रॉड रिस्क, क्योंकि लोन के लिए मुझे लगता है कि वो अपने करंट रेशियो बेकार दिखाएगा। नहीं, कहने का मतलब है अभी तो प्रेशर है ना लोन लेने के लिए, इंसेंटिव तो तब होगा जब उसका अपना पर्सनल मफाद लगा हुआ हो, अभी तो हम कह रहे हैं प्रेशर है। बात समझ आ रही है? अच्छा अब मुझे बताओ क्या करंट रेशियो बेकार दिखाएगा? तो अब आप एक एक करके बात करते हैं, क्या क्लासिफिकेशन के रिस्क होंगे? यानी वो ये कर सकता है कि करंट लायबिलिटी को नॉन करंट में दिखा दे और नॉन करंट एसेट को करंट में, क्यों? ताकि यानी करंट लायबिलिटीज को कम से कम करेगा और करंट एसेट्स को तो वो वाइस वर्सा हो जाएगा। अच्छा मुझे ये लगता है वो इंटरेस्ट कवर रेशियो बेकार दिखाएगा। अच्छा दिखाएगा, पक्की बात है। डेट टू इक्विटी अच्छा दिखाएगा। तो अगेन 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 ये सारी चीजें विल मेक यू थिंक अबाउट कि फ्रॉड हो सकता है, हो क्यों नहीं रहा, रिस्क है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? बिल्कुल फारिग बंदे लेके जाएं, ये एक्सपीरियंस, हाई सुपरविजन, ज्यादा रिव्यू, सैंपल साइज कम रखेंगे, ज्यादा रखेंगे ताकि आपका डिटेक्शन रिस्क कम हो जाए। क्या मैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करूंगा? ये कहानी फिर वहां निकल जाती। पर अभी ये सवाल की बाउंड्री थी कोड ऑफ एथिक्स। पहले बताओ बात समझ आती है? तब दिस इज हाउ इट गोज। कोई सवाल है? आंसर सुनाओ। ये इसने बिल्कुल सही बयान किया है कि थ्रेट सीम्स टू बी इनसिग्निफिकेंट। और इनसिग्निफिकेंस ने कैसे कंक्लूड किया? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में अज्यूम
नहीं कर रहे, और जो हम सजेशन दे रहे हैं वो रूटीन सजेशंस हैं और वो रिव्यू भी हो रही है। वेरी गुड। नहीं, सेफगार्ड क्या लिखे तुमने? नहीं ना, वो तो ऑडिट कर ही रहा है ना। अब उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि तू भूल जा जो ऑडिट किया है। उस बंदे का काम रिव्यू करवा लो। वो रिमूवल वाला तो काम है ही नहीं ना, वो तो आप वो करके, वो तो बोल रहा है नॉर्मल ऑडिट कर रहा था बंदा, उसने सजेशन दी है। आपको बताऊं ऐसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल इन रियलिटी फर्म में जब बच्चे रिव्यू मतलब काम कर रहे होते हैं ना, तो वो अपने हर एक, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें रेवेन्यू का हेड दिया हुआ है मैंने, एक को पीपी दिया हुआ है, तो वो पीपी वाला बच्चा सारे पीपी के नोट सही कराएगा, बोलेगा इसमें अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल है तो आपने हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्यों नहीं बताई, लाइफ क्यों नहीं बताई हुई, एफएसवी फोर सेल्स वैल्यू क्यों नहीं बताई हुई, वो सारी चीज़ें वो लिखवाता है। उसका काम है, एक सजेशन है, करना ना करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। क्या कर रहा है? उसने रिक्वेस्ट की है और हम क्या लिख रहे हैं? सजेशन दी है। तो कहानी यहाँ खत्म हो रही है। प्रेशर देगी ऑडिटर को जल्दी रिपोर्ट। अच्छा अब ये सुनो, जैसे आयशा ने एक वैलिड सवाल किया है, सुनिएगा बच्चों, आयशा ने एक वैलिड सवाल किया है कि सर यहाँ पे इंटिमिडेशन सेट नहीं होगा बिकॉज कंपनी प्रेशर देगी ऑडिटर को कि जल्दी रिपोर्ट प्रोवाइड करो। नहीं पर एक मिनट ना, यहाँ पे क्या उसने ये कहा है कि मुझे ऑडिट जल्दी खत्म करके दो? अगर मैं सिर्फ इसमें एक छेड़खानी करूं, मैं बोलूं कि क्लाइंट जो है वो कह रहा है कि भाई हाँ स्ट्रिंजेंट डेडलाइन दे रहा है कि ये इस पीरियड में करके देना है, तो क्या अब इंटिमिडेशन थ्रेट आएगा? अच्छा क्या मेरा थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी होगा क्योंकि मैं जजमेंट कॉम्प्रोमाइज करूंगा? क्वालिटी खराब होगी, तो वो जाहिर सी बात है अब वो प्रिंसिपल हिट होंगे। बात समझ आ रही है? यानी आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर से काम नहीं करेंगे, आपकी ऑब्जेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, दैट्स इट। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का प्रिंसिपल याद रखो कि क्लाइंट रिसीव कॉम्पिटेंट सर्विसेज, तो अब तो वो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आपने तो कम टाइम में वो किया ही नहीं। बात समझ आती है? तो ये सारे फैक्टर्स अच्छा हुआ डिस्कस कर रहे हो, तब एप्लीकेबल है जब वो फैक्टर हो। एग्रीड? वैसे तीसरा केस भी था, बट अभी मुझे सिर्फ कबीर को दवाई दिलाने लेके जाना, उसको बुखार है, तो हम बाकी कल करते हैं। सही है जी, चलें, थैंक यू। आज अभी मैं जाते जाते अभी कबीर की बात है, बस रुक जा।